नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम। आपके साथ मैं हूं तुषार शर्मा। उत्तर प्रदेश के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। उन तमाम खबरों से आपको कराएंगे रूबरू, लेकिन उससे पहले सुर्खियां। आज से लखनऊ में शुरू होगा सपा का 2 दिवसीय अधिवेशन। कल होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव। श्रीकांत त्यागी के समर्थन में सड़क पर उतरा त्यागी समाज। सोसाइटी में लगाए पेड़ों को नहीं उखाड़ने की दी चेतावनी। बार बार मांगने के बावजूद नहीं मिले बीजेपी सांसद रवि किशन के 3.25 करोड़ रुपए और मुंबई के कारोबारी पर केस दर्ज। एसबीएसपी के बागी नेताओं ने बनाई अपनी नई पार्टी तो ओपी राजभर बोले इसके पीछे अखिलेश यादव का हाथ। लखनऊ से बाराबंकी पीएफआई सदस्यों को किया गया गिरफ्तार। प्रदेश के 26 जिलों में छापेमारी कर 57 लोगों को लिया गया हिरासत में। खबरें जाने के विस्तार से आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी का 2 दिवसीय अधिवेशन बुधवार से शुरू होगा। यह अधिवेशन सुबह 11 बजे से लखनऊ के रमाबाई मैदान से शुरू होगा और इस अधिवेशन के पहले दिन प्रतिनिधित्व अधिवेशन जबकि दूसरे दिन राष्ट्रीय अधिवेशन होगा। और इस अधिवेशन में करीब 25,000 सपा के प्रतिनिधियों के हिस्सा लेने की उम्मीद है और राष्ट्रीय अधिवेशन के दिन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चुनाव होगा। सपा का बुधवार से लखनऊ में शुरू होने वाला अधिवेशन आगामी चुनावों के ध्यान में रखते हुए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राज्य में जल्द ही स्थानीय निकाय चुनाव होने वाले हैं और इसके अलावा 2024 के लोकसभा चुनाव की रणनीति के लिहाज से यह अधिवेशन महत्वपूर्ण होने वाला है। इस अधिवेशन में अखिलेश यादव को फिर एक बार पार्टी का अध्यक्ष चुना जाएगा और यह लगातार तीसरी बार होगा जब अखिलेश यादव पार्टी प्रमुख बनेंगे, जबकि प्रदेश अध्यक्ष के रूप में नरेश उत्तम पटेल के साथ ही स्वामी प्रसाद मौर्य का भी नाम चर्चा में है। सपा के इस अधिवेशन में राज्यों के अलग अलग जिलों से प्रतिनिधि पहुंचेंगे और अधिवेशन में भारतीय जनता पार्टी सरकार को घेरने की रणनीति और पार्टी की रणनीति पर भी गहन चर्चा होगी। इसके अलावा अधिवेशन में प्रदेश की राजनीतिक आर्थिक स्थिति पर प्रस्ताव पारित होने की संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा जातीय जनगणना के मद्देनजर अधिवेशन में खास तौर पर चर्चा होगी। बता दें कि अखिलेश यादव पहली बार 2017 पार्टी संस्थापक मुलायम सिंह यादव की जगह पर अध्यक्ष बने थे, जिसके बाद उन्हें आगरा अधिवेशन के दौरान भी अध्यक्ष चुना गया था और तब अध्यक्ष के कार्यकाल को बढ़ाकर 3 से 5 साल कर दिया गया था। सपा का गठन अक्टूबर 1992 में किया गया था। तब मुलायम सिंह यादव इसके संस्थापक सदस्य थे, लेकिन इस अधिवेशन में खराब स्वास्थ्य के कारण वो हिस्सा नहीं ले सकेंगे। उत्तर प्रदेश के नोएडा में ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी के बाहर त्यागी समाज के लोग धरना दे रहे हैं। श्रीकांत त्यागी की पत्नी अनु त्यागी के समर्थन में आए इन लोगों ने लगाए गए पेड़ों को ना उखाड़ने की चेतावनी दी है। दरअसल नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी और पुलिस ने 48 घंटे का समय देकर सोसाइटी के कॉमन एरिया में लगे सभी पेड़ों को हटाने के लिए कहा था, जिसके बाद देर शाम किसान नेता मांगेराम त्यागी और अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी के गेट पर पहुंचकर धरने पर बैठ गए। पुलिस लोगों को समझाने का लगातार प्रयास कर रही है। उल्लेखनीय है कि आज भी सोसाइटी के लोगों ने आरोप लगाया था कि अनु त्यागी अपने घर के आगे फिर से पौधे लगवा रही है और ये पौधे उन्हें नोएडा अथॉरिटी ने दिए हैं, जबकि अथॉरिटी ने पौधे दिए जाने की बात से इनकार कर दिया। अब धरने से जुड़े वीडियो सामने आने लगे हैं जिसमें सोसाइटी के बाहर बड़ी संख्या में लोग बैठे दिख रहे हैं और नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि ये लोग शांतिपूर्ण तरीके से धरना दे रहे हैं। मौके की नजाकत को समझते हुए सोसाइटी के बाहर पुलिस बल मौजूद है। उधर मांगेराम त्यागी ने कहा कि वो पिछले 1.5 महीने से मेरठ में थे। उन्हें कल नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों ने 24 घंटे का समय दिया था। उनसे कहा गया था कि 24 घंटे बाद हटाए गए पेड़ लगा दिए जाएंगे। पेड़ ना लगाए जाने के बाद मांगेराम पेड़ को लेकर आए थे, जिसके बाद सोसाइटी के लोगों ने हंगामा कर दिया। बता दें, उन्होंने कहा कि प्राधिकरण ने अब पेड़ को हटाने के लिए 48 घंटे का समय दिया है। जब हमें पेड़ लगाने के लिए 24 घंटे का समय दिया गया था तो फिर उन्हें हटाया क्यों जा रहा है? हमने प्राधिकरण के अधिकारियों से कहा है कि सोसाइटी में और भी अवैध अतिक्रमण हुआ है, उन्हें भी प्राधिकरण 48 घंटे में तोड़ा या अनु त्यागी के घर पर हुई तोड़फोड़ को ठीक करें।
उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से भारतीय जनता पार्टी सांसद और फिल्म अभिनेता रवि किशन ने मुंबई के एक कारोबारी के खिलाफ केस दर्ज कराया है। फिल्म अभिनेता रवि किशन ने आरोप लगाया है कि मुंबई के इस कारोबारी ने उनके 3.5 करोड़ रुपए लेने के बाद नहीं लौटाए हैं। स्थानीय पुलिस अधिकारी ने केस दर्ज कराने की पुष्टि की है। बताया जा रहा है कि रवि किशन ने 2012 में इस कारोबारी को पैसे दिए थे जो अभी तक नहीं लौटा गए हैं। सांसद ने तहरीर कर गोरखपुर की कैंट थाना पुलिस ने इसमें मामला दर्ज किया है और कैंट थाने के इंस्पेक्टर शशि भूषण राय ने मामले की पुष्टि की है। रवि किशन ने आर्थिक नुकसान पहुंचाने और मानसिक उत्पीड़न करने के संबंध में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि कारोबारी द्वारा दिए गए 34 से 34 लाख के बीच चेक बाउंस हो गए हैं और स्थानीय पुलिस अधिकारी ने इस बारे में जानकारी भी दी है। बता दें कि रवि किशन ने अपनी शिकायत में कहा है कि वो 6 महीने पहले उन्होंने बैंक रोड स्थित एसबीआई की शाखा में चेक जमा कराया जो कि बाउंस हो गया। बताया जा रहा है कि लगातार ताकदा करने के बावजूद पैसा ना लौटाने पर सांसद रवि किशन ने जिले के पुलिस अधिकारी से शिकायत की थी और सांसद ने प्रार्थना पत्र पर पूर्वी मुंबई में रहने वाले व्यापारी के खिलाफ रुपए हड़पने के संबंध में मामला दर्ज किया गया है और अब कैंट थाना पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और लगातार जांच भी कर रही है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने सपा मुखिया अखिलेश यादव को लेकर बड़ा बयान दिया है। यूपी तक के लिए बता दें कि ओपी राजभर ने दावा किया है कि उनकी पार्टी छोड़कर अपनी अलग पार्टी बनाने वाले बागी नेताओं के पीछे अखिलेश यादव का हाथ है। वाराणसी और के चौबेपुर क्षेत्र के मुनारी मैदान में जब ओपी राजभर ने उनके पार्टी के बागी नेताओं द्वारा नई पार्टी के गठन से जुड़ा सवाल किया तो उन्होंने कहा कि वो लोग साजिश के शिकार हो गए हैं। अखिलेश यादव ऐसे लोगों को माल दे रहे हैं। एक अन्य सवाल पर ओपी राजभर ने कहा कि भर और राजभर को अनुसूचित जाति में शामिल किए जाने के सिलसिले में सीएम योगी से अभी मुलाकात हुई है। सीएम योगी के इस मामले में दिल्ली को प्रस्ताव भेजने के लिए तैयार हो चुके हैं। उन्होंने आगे बताया है कि उनके मुद्दे अभी भी बरकरार हैं। जातिवार जनगणना और एक समान मुफ्त शिक्षा और गरीबों का इलाज मुफ्त हो और गरीबों को रोजगार परक शिक्षा मिले ताकि नौजवानों को बेरोजगारी से निजात मिल सके। बता दें कि औरैया में एक दलित छात्र की टीचर के हाथों से पिटाई के बाद मौत के सवाल पर ओपी राजभर ने कहा कि उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं है और कानून अपना काम करेगा और साथ ही ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। देश भर में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई से जुड़े लोगों की तलाश में जारी अभियान के बीच मंगलवार को यूपी पुलिस के एसटीएफ और पुलिस के अन्य इकाइयों ने प्रदेश के 26 जिलों में छापेमारी कर 57 लोगों को हिरासत में लिया है। बता दें कि कुछ दिनों पहले इस तरह का अभियान चलाकर यूपी से पीएफआई से जुड़े कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था। गौरतलब है कि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण के नेतृत्व में विभिन्न एजेंसियों की टीमों ने 22 सितंबर को देश में आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन करने के आरोप में पीएफआई के खिलाफ 15 राज्यों में छापेमारी की थी और उसके 106 नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया था। बता दें कि एनआईए पीएफआई की संलिप्तता वाले 19 मामलों की जांच कर रही है। इस बीच यूपी लखनऊ और बाराबंकी के उन ठिकानों पर पहुंचा जहां पीएफआई से जुड़े लोगों को पिछले दिनों गिरफ्तार किया गया। बता दें कि लखनऊ के इंदिरा नगर पहुंची जहां से वसीम अहमद को एनआईए द्वारा गिरफ्तार किया गया। जबकि अहमद के परिवार से बात करनी चाहिए तो उसकी मां ने कहा कि वो बयान नहीं दे पाएंगे और खिलाड़ी और खिड़की से ये बात कर अंदर जाने लगी। फिर कहा कि हम लोग यहाँ नहीं थे और उसके पिता दर्जी हैं। हालांकि वो पहले पूछने गई थी कि पिता हमसे बात करेंगे या नहीं, पर दोबारा आकर उन्होंने कहा कि वो घर पर नहीं है। वहीं मोहल्ले के लोगों ने दबी जुबान में कहा कि वसीम यूं तो ठीक लड़का था पर अगर पुलिस को कुछ मिला तो कभी कार्रवाई करी जाएगी। और बता दें ऐसा नहीं हो सकता है कि परिवार को नहीं पता हो कि परिवार को पीएफआई के बारे में सब पता होगा। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। दिल का परिंदा उड़ चला, अंदाज अपना मन चला, खुद की तो सुन ले, जी भर के जी ले, रुक जाना तू अब ठहर। Lyra, anytime, anywhere. Lyra, everybody loves to wear.
जंजीरों को हमने ही काटा है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में बाघ संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए मंत्रिमंडल ने बुंदेलखंड में बाघ अभ्यारण्य बनाने को मंगलवार को मंजूरी दे दी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई बैठक में मंत्रिमंडल ने वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत रानीपुर बाघ अभ्यारण्य को अधिसूचित करने की मंजूरी दी है। यह अभ्यारण्य 52,979 हेक्टेयर में होगा, जिसमें 29,958 हेक्टेयर बफर क्षेत्र और 23,031 हेक्टेयर मुख्य क्षेत्र शामिल हैं। इससे पहले राज्य के चित्रकूट जिले में रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया था और राज्य सरकार द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि आवश्यक पदों को मंजूरी के साथ रानीपुर टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन की स्थापना का भी निर्णय लिया गया है। बता दें, इसके संचालन हेतु मुश्किल 50 करोड़ रुपए निधि की व्यवस्था और रानीपुर बाघ अभ्यारण्य के प्रशासनिक नियंत्रण हेतु व्यवस्था किए जाने के प्रस्ताव को मंत्रिमंडल ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। रानीपुर बाघ अभ्यारण्य अधिसूचित होने के बाद भारत सरकार के प्रोजेक्ट टाइगर योजना के तहत आ जाएगा। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेशों पर भारत सरकार की उपेक्षाओं और प्रदेश में जैव ऊर्जा उद्यमों की स्थापना की संभावनाओं को फलीभूत करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति 2022 को स्वीकृति प्रदान कर दी है। इससे प्रदेश में 5,500 करोड़ रुपए का निवेश प्राप्त होगा। बयान में कहा गया है कि इस नीति के अंतर्गत स्थापित होने वाले संयंत्रों से किसानों की आय में वृद्धि होगी और पराली जलाने जाने की समस्या का समाधान भी होगा। इससे वायु प्रदूषण में भी कमी देखी जाएगी। देश के कई शहरों में खूंखार नस्ल के कुत्ते द्वारा अपने ही मालिकों को या तो घायल किया गया या उनको जान से मार दिया गया। जब ऐसा ही एक वाकया कानपुर के सरैया घाट पर हुआ, जहां पिटबुल नस्ल के एक कुत्ते ने एक गाय को अपना खूंखार जबड़े से जमकर नोच लिया और गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसके बाद पूरे शहर में हड़कंप सा मच गया, क्योंकि कानपुर में पिटबुल और अन्य खूंखार नस्लों के कुत्ते बहुतायत हैं और नगर निगम में शिकायत होने के बाद भी हालांकि उस हमलावर पिटबुल को डॉगवेज में रखकर नगर निगम अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अब नगर निगम सदन ने फैसला लिया है कि शहर में खूंखार नस्ल के कुत्तों को पालना प्रतिबंध किया जाएगा। बता दें कि कानपुर मेयर प्रमिला पांडे ने तत्काल मोहर लगाते हुए प्रस्ताव को पारित कर दिया है। कानपुर नगर की सीमा के अंदर पिटबुल या रोडविलर, अमेरिकन बुली जैसे खूंखार नस्ल के कुत्तों को पालना प्रतिबंध होगा। जिस पिटबुल नस्ल के कुत्ते ने गाय पर हमला किया था, उसके मालिक पर 5,000 रुपए का जुर्माना करते हुए नगर निगम ने उसके दोनों पिटबुल कुत्तों को अपनी कस्टडी में ले लिया है। इसी बीच सरकार के आदेशों के बाद से ही जिले से सभी पालतू कुत्तों का 200 से 500 रुपए में नगर निगम में रजिस्ट्रेशन किया जाता रहा है, लेकिन यहाँ की स्थिति बड़ी उहापोह वाली देखती है। और बता दें, यहाँ पर पहुंच रहे पिटबुल, अमेरिकन बुली और रॉटविलर के मालिक उधेड़बुन में हैं और वो जब नगर निगम में अपने पेट डॉग का रजिस्ट्रेशन कराने पहुंच रहे हैं तो उन्हें बेरंग लौटाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी का 2 दिवसीय अधिवेशन बुधवार से शुरू होगा और यह अधिवेशन सुबह 11 बजे से लखनऊ में रमाबाई मैदान से शुरू हो चुका है और इस अधिवेशन के पहले दिन अधिवेशन जबकि दूसरे दिन राष्ट्रीय अधिवेशन होगा। हालांकि इससे पहले सपा का अधिवेशन यूपी के अलावा मध्य प्रदेश और बिहार में भी हो चुका है। समाजवादी पार्टी का गठन अक्टूबर 1992 में हुआ था, तब उसका पहला अधिवेशन 4 नवंबर 1992 को लखनऊ स्थित बेगम हजरत महल पार्क में हुआ था। इसके 2 साल बाद 11 से 12 अक्टूबर 1994 को लखनऊ के ही ला मॉनिटरी कॉलेज ग्राउंड में दूसरा अधिवेशन हुआ था, जबकि तीसरा अधिवेशन में लखनऊ के बेगम हजरत महल पार्क में 27 से 28 जुलाई 1996 में हुआ था। इसके बाद पहली बार 19 से लेके
31 जनवरी 1999 को सपा का अधिवेशन यूपी के बाहर मध्य प्रदेश में हुआ था। यहाँ राजधानी भोपाल के दशहरा मैदान में यह अधिवेशन पहली बार 3 सालों पर हुआ था। इससे पहले सभी अधिवेशन 2-2 साल पर हुए थे और इसके बाद यूपी में लखनऊ के बाहर पहली बार अधिवेशन कानपुर में भी हुआ था। अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम को फर्जी पासपोर्ट मामले में कोर्ट ने सजा सुनाई है। लखनऊ की सीबीआई कोर्ट ने अबू को फर्जी पासपोर्ट मामले में दोषी पाया और उसे 3 साल की सजा सुनाई गई है। यह करीब 30 साल पुराना मामला है जब सलेम ने पासपोर्ट हासिल करने के लिए लखनऊ ऑफिस को नकली दस्तावेज सौंपे थे। लखनऊ ने सीबीआई के विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट समृद्धि मिश्रा ने मंगलवार को सलेम को यहां सजा सुनाई है। फर्जी पासपोर्ट मामले में अबू के अलावा परवेज आलम को भी दोषी पाया गया था, बता दें, जिसमें भी सजा सुनाई गई है। और अबू उर्फ अब्दुल कयूम अंसारी ने अपने सहयोगियों परवेज आलम और समीरा जुमानी के साथ 1993 में लखनऊ पासपोर्ट कार्यालय में अकील अहमद आजमी के नाम से पासपोर्ट के लिए आवेदन किया था। सलेम ने आवेदन के बाद और उसके साथ फर्जी नाम और पते के जाली दस्तावेज चिपकाए और पासपोर्ट हासिल किया था। इस पासपोर्ट का उसने बाद में इस्तेमाल किया था और मामले की जांच के बाद सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की थी। कोर्ट ने इसका संज्ञान लेते हुए 5 जून 2009 को सलेम के खिलाफ आरोप तय किए गए थे। सलेम को 1995 में बिल्डर प्रदीप जैन की हत्या में दोषी पाया गया था। मामले में दोषी पाए जाने के बाद 2015 में टाडा अदालत ने उम्र कैद की उसे सजा सुनाई थी। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली राज्य सरकार दीपावली पर गरीब परिवारों को एक सौगात देने की तैयारी कर रही है। बता दें, राज्य सरकार ने गरीब परिवारों को मुफ्त गैस सिलेंडर दिए जाने की घोषणा की है। हर परिवार को एक सिलेंडर मुफ्त में दिया जाएगा। दरअसल बीजेपी ने 2022 विधानसभा चुनाव में अपने संकल्प पत्र में दीपावली और होली पर मुफ्त गैस सिलेंडर देने का वादा किया था, जिसे कि वह पूरा करने जा रही है। विधानसभा चुनाव के दौरान सीएम योगी ने उज्ज्वला योजना के तहत होली और दिवाली पर फ्री गैस सिलेंडर देने की घोषणा की थी। क्योंकि यूपी में नई सरकार का गठन होली के कुछ दिनों बाद हुआ था, इसलिए 2022 होली पर इसे लागू नहीं किया जा सका। जो महिलाएं सिलेंडर के तोहफे का इंतजार कर रही थी, उनका इंतजार अब जाकर खत्म हो रहा है। और अब इस दिवाली को सरकार बीजेपी के लोक संकल्प पत्र के वादे को पूरा करने जा रही है। सीएम योगी ने 2 महीने पहले गोरखपुर में एक कार्यक्रम में मुफ्त सिलेंडर देने की बात को दोहराया था। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। चाय तैयार है। मैं चेंज करके आती हूँ। मैं चेंज करके आती हूँ। मैं चेंज करके आती हूँ। लायरा का नया कलेक्शन, बहाने कम पड़ जाएंगे पर स्टाइल्स नहीं। लायरा, टाइम टू स्टाइल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के ज्यादातर जिलों में बीते कुछ दिनों से जमकर और लगातार बारिश भी हो रही है। खासतौर पर राज्य के पश्चिमी इलाकों में बीते एक सप्ताह के दौरान काफी बारिश हुई है। हालांकि इसके बावजूद भी पूर्वांचल में अभी भी सूखे के हालात बने हुए हैं। यहाँ के अधिकतर जिलों में औसतन से काफी कम बारिश हुई है। अब मंगलवार को मौसम विभाग ने ज्यादातर जिलों में मौसम साफ रहने का अनुमान लगाया है। उत्तर प्रदेश में मंगलवार को बलरामपुर में बारिश की संभावना थी। इसके अलावा बरेली, बहराइच, गोरखपुर समेत आसपास के तमाम इलाकों में बारिश की संभावना जताई जा रही थी, जबकि मेरठ, लखनऊ, बलिया और वाराणसी समेत आसपास के तमाम इलाकों में पूरे दिन बादल छाए रहने की संभावना मौसम विभाग ने जताई थी। लखनऊ में बीते कुछ दिनों से जमकर बारिश हो रही है। मंगलवार को भी राजधानी में बारिश होने की संभावना है और वहीं पूरे दिन आसमान में बादल छाए रहने की बात कही है। और इसके अलावा यहाँ न्यूनतम तापमान 28 डिग्री और अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक रहने की संभावना जताई गई थी। हालांकि बीते 2 दिनों से यहाँ प्रदूषण का स्तर खराब हो गया है और यहाँ का AQI मंगलवार की सुबह 109 रिकॉर्ड किया गया था। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के एक बयान के बाद यूपी की राजनीति सियासत गर्म हो गई है और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सपा 25 साल तक सत्ता में नहीं आएगी और उनके बयान पर पूर्व MLC और सपा नेता सुनील सिंह ने पलटवार किया है। बता दें कि सुनील सिंह ने कहा कि जनता ने केशव प्रसाद मौर्य को किस तरह हराया, वो डर अभी उनके अंदर बैठा है। वो
अवसाद और डिप्रेशन में हैं। वो अपने विभाग की भी फाइल नहीं देख पा रहे हैं। सपा नेता ने कहा कि मौर्य एक चपरासी का ट्रांसफर करने की भी स्थिति में नहीं है। सुनील सिंह ने कहा कि पिछड़ों पर लगातार अत्याचार हो रहा है और केशव मौर्य जो पिछड़ों का चेहरा बनकर इस सरकार में उप मुख्यमंत्री बने हैं, वो बाकी सब बातों तो बोलते हैं लेकिन सरकार के खिलाफ तब नहीं बोलते जब पिछड़ों का आरक्षण उनसे छीना जा रहा है, उन पर मुकदमे लादे जा रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य को समझ जाना चाहिए कि उनका भविष्य बीजेपी में नहीं, ओपी राजभर की सावधान यात्रा पर। सुनील साजुन ने कहा कि सावधान यात्रा निकाली है तो किसी से सावधान रहना है। सीधे तौर पर एक सवाल खड़ा कर दिया। बता दें, वो कहते हैं कि हम पिछड़े की बात करते हैं तो पिछड़ों का सबसे ज्यादा दुश्मन बीजेपी है। दलित का उत्पीड़न सबसे ज्यादा बीजेपी सरकार में हो रहा है। वो स्पष्ट कर रहे हैं कि संविधान किस तरह से रहना है, और क्योंकि खुद तो बीजेपी से जा मिले हैं जो पिछड़े और दलितों का दुश्मन है, लोग भी समझ गए हैं कि अब ओपी राजभर से ही सावधान रहने की जरूरत है। और आजम खान ने गनर लौटाने पर सुनील राजन ने कहा कि आजम साहब का लगातार उत्पीड़न हो रहा है, अन्याय हो रहा है और ये पुलिस कर रही है। जब सरकार पुलिस प्रशासन मिलकर उनका नुकसान करना चाहते हैं, फर्जी मुकदमे लिख रहे हैं, जेल भेजना चाहते हैं, तो पुलिस पर कैसा भरोसा? सीधे तौर पर ये सवाल खड़े करते हुए नजर आए। जब वही पुलिस साजिश कर रही है तो उन्होंने साजिश करने वालों से अपनी दूरी बना ली है। वाराणसी ज्ञानवापी मस्जिद विवाद से जुड़े मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज एक बार फिर से सुनवाई होगी। इस मामले में 5 याचिका दाखिल की गई थी और इनमें से 3 याचिकाओं पर सुनवाई पूरी हो चुकी है। वाराणसी की अदालत से जारी विवादित परिसर का सर्वेक्षण एएसआई से कराए जाने के आदेश के खिलाफ दाखिल 2 याचिकाओं पर हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। आज की सुनवाई में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को अपना हल्फनामा दाखिल करना है और साथ ही एएफआई के डायरेक्टर जनरल को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होना है। जानकारी के मुताबिक ये सुनवाई दोपहर 2 बजे से जस्टिस प्रकाश पाड़िया के सिंगल बेंच में होगी। आज इस मामले में सुनवाई पूरी हो सकती है और अदालत सभी 5 अर्जियों पर अपना जजमेंट रिजर्व कर सकता है। बता दें कि ज्ञानवापी मामले में सोमवार को केस की सुनवाई रोकने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की थी। इस दौरान कोर्ट ने आगे इस मामले में सुनवाई से इनकार कर दिया था और कोर्ट ने याचिकाकर्ता से अपनी बात हाईकोर्ट में रखने को कहा था। जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच ने कहा कि वो जनहित याचिका पर सुनवाई नहीं करेंगे। इससे पहले 12 सितंबर 2022 को वाराणसी की जिला अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मामले पर एक फैसला सुनाया था। अदालत ने अपने फैसले में कहा था कि ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस में सुनने लायक है और जिला अदालत ने इस केस की सुनवाई जिला जज ए.के. विश्वेश की एकल पीठ ने की थी और एक फैसले के बाद हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा था कि कोर्ट ने हमारी बहस को मान लिया है और मुस्लिम पक्ष के आवेदन को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि याचिका सुनवाई योग्य है। हिंदू पक्ष के हक में फैसला आने के बाद मुस्लिम पक्ष ने इसे ऊपरी अदालत में चुनौती देने की बात कही थी। माना जा रहा है कि मुस्लिम पक्ष जिला कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देगा। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान की पत्नी और पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर तंजीन फातिमा ने एक पत्र जारी कर पुलिस के दावों का खंडन किया है। उन्होंने लिखा है कि मेरे पिता और बेटा सुरक्षा वापस कर फरार नहीं बल्कि गंगाराम अस्पताल में है। पति वहीं एडमिट है और बेटा पिता की देखरेख कर रहा है। आपको बता दें कि बीते दिनों रामपुर पुलिस ने यह दावा किया था कि आजम खान ने अपनी सुरक्षा में तैनात उत्तर प्रदेश पुलिस के जवानों को यह कहकर लौटा दिया है कि उन्हें उनकी सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है। साथ ही आजम खान के बेटे और रामपुर की स्वार विधानसभा सीट से विधायक अब्दुल्ला आजम खान के सुरक्षा कर्मियों को बिना बताए गायब हो गए और उनका सुरक्षा कर्मी 2 दिन तक उनको ढूंढता रहा और फिर वापस आकर पुलिस लाइन में आमद करा ली। और पुलिस ने यह भी दावा किया था कि आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान कहां है। सीधे तौर पर यह सवाल खड़ा हो रहा था। उसका पुलिस को कुछ भी अता पता नहीं है और आजम खान, उनके बेटे और पत्नी पर सैकड़ों मुकदमे दर्ज हैं जिनकी सुनवाई रामपुर की एमपी एमएलसी कोर्ट में चल रही है। ऐसे में पुलिस का बयान आजम खान के मुकदमों पर सीधे रूप से प्रभावित कर सकता है। शायद इसलिए आजम खान की पत्नी डॉक्टर फातिमा ने एक पत्र जारी कर पुलिस के तमाम दावों को खंडन किया है। ग्रेटर नोएडा के नॉर्थ पार्क कोतवाली पुलिस और एंटी ऑटो थेफ्ट टीम ने दिल्ली एनसीआर छात्रों के ड्रग्स और देश में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों को फर्जी सिम कार्ड की सप्लाई करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। एक नाइजीरियन और एक तिब्बती नागरिक समेत 5 तस्करों को गिरफ्तार कर इनके कब्जे से एमडीएमए श्रेणी का अमेरिकन ड्रग्स
गांजा और 730 फर्जी सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। जांच में पता चला है कि आरोपी कई हजार सिम कार्ड विदेश में सप्लाई कर चुके हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ये पता लगा रही है कि इस गिरोह का नेटवर्क कहां-कहां फैला है। और डीसीपी ग्रेटर नोएडा जोन अभिषेक वर्मा ने बताया है कि शहर के विभिन्न कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों को ड्रग्स की सप्लाई किए जाने की सूचना मिली थी। जांच करने पर तस्करों के बारे में अहम सुराग मिले। और बता दें कि कोतवाली पुलिस और एंटी ऑटो थेफ्ट ने एक नाइजीरियन और एक तिब्बती समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे में अमेरिकन ड्रग्स और 730 फर्जी सिम कार्ड बरामद हुए हैं। बता दें अभियुक्तों से पूछताछ में पता चला है कि यह गिरोह दिल्ली एनसीआर में छात्रों को ड्रग्स की सप्लाई करता था और इसके अलावा देश में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों को फर्जी तरीके से सिम कार्ड खरीद पर उपलब्ध कराता था। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप हमारी खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। www.kalamkartavya.com पर जाकर आप खबरों को विस्तार से भी पढ़ सकते हैं। नमस्कार।